नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर, जो पिछले कुछ दिनों से 14 दिनों से जो यात्रा चल रही थी बिहार में वोट चोरी के अगेंस्ट, आज उसका जो है ऑफिशियली फिलहाल वो यात्रा उसने एक विराम पा लिया है। आज गांधी मैदान में जिस तरीके से रैली होनी थी पर उसकी परमिशन नहीं मिली, और फिलहाल जो भीड़ जुटी, जिस तरीके का नजारा दिखा बिहार के पटना में, इस तमाम बंदिशों के बावजूद, सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो बिल्कुल अलग सा दिख रहा था। राहुल गांधी का जो संबोधन था, केवल 6 मिनट बोले, लेकिन जो बोले वो तो एक तरीके से सीधे तौर पे एक बड़ी चेतावनी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने दे दिया। इलेक्शन कमीशन इसमें खुद ही नप जाता। बहुत छोटा सा एक अंश है, मैं चाहता हूं दर्शक सुन ले, फिर जल्दी से आपके पास सवाल लेकर के आता हूं। सुनवाइए जरा राहुल गांधी की बात। अच्छी तरह सुन लीजिए भैया। एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। सर, इतनी बड़ी भीड़, इतनी भयंकर भीड़, और उसके बीच में राहुल गांधी का एटम बम से आगे हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात वो करने लगे, मुंह चुराने की बात करने लगे। सर, जैसे ऑपरेशन महादेव पूरा किया गया, एक एक डेटा, एक एक आंकड़ा दिखा दिया गया, अगर वैसे बनारस का आंकड़ा भी सामने रख दिया गया देश के, तो क्या होगा? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, बनारस तो एक छोटा सा ट्रेलर होगा। ये जो हाइड्रोजन बम है ना, जब आप न्यूक्लियर बम की बात करते हैं, परमाणु बम की बात करते हैं, तो वो न्यूक्लियर फिशन होता है, उसमें परमाणु टूट के विस्फोट होता है। और जब हाइड्रोजन बम की बात करते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, उसमें सारे परमाणु मिल करके वो ऊर्जा पैदा करते हैं, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। इससे हाइड्रोजन बम बनते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन बम का राहुल गांधी ने जिक्र किया है, ये केवल इलाहाबाद या बनारस या यहाँ तक सीमित नहीं है। ये बेसिकली इसका महाराष्ट्र का भी कंपोनेंट इसके अंदर है और इसका हरियाणा के अंदर भी कंपोनेंट है। तो महादेवपुरा को जो उन्होंने परमाणु बम बताया, तो इन तीनों का मिलाकर के जो नेक्स्ट स्टेज है वहां की वोट चोरी। और जो आखिरी सेंटेंस था वो समाव मिस कर गया वीडियो में हम, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि जब ये हाइड्रोजन बम आएगा, जो वोट चोर मोदी है वो देश को चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। और ये आपने लगातार देखा होगा कि जब से महादेवपुरा वाला सारे का सारा खुलासा हुआ है वोट चोरी का, आज तक मेरिट पे ना तो भारतीय जनता पार्टी जवाब दे पाई है उनके सवालों का, वोट चोरी का, और ना ही चुनाव आयोग जवाब दे पाया है। पहली बार 6 महीने के कार्यकाल में आपने देखा ज्ञानेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से रूबरू हुए, तमाम सवाल पूछे गए, लेकिन वोट चोरी के किसी भी सवाल का जवाब देने से वो साफ बच निकले। और इसी के कारण ये हुआ कि अब जो है वोट चोरी में आइसोलेशन में केवल मोदी, भाजपा, अमित शाह या ये लोग नहीं, ये पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है जिसमें जो चुनाव आयोग है वो सक्रिय भागीदार है। और वो आज सुप्रीम कोर्ट में आपने देख भी लिया जिस तरीके से हियरिंग में, कि बिहार की एसआईआर में जो आपत्तियां दायर करने का मामला था कि भाई इसका थोड़ा समय बढ़ा दीजिए, उसका चुनाव आयोग ने विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट ने वो खारिज कर दिया कि नहीं, समय, आपको पता है बिहार में किस तरीके की बाढ़ है, बरसात का मौसम है, लोग तमाम उस तरीके से डिस्प्लेस्ड है। उसके बावजूद चुनाव आयोग ने विरोध करते हुए ये कहा कि बेशक समय मत बढ़ाइए, लेकिन हम कंसीडर करते रहेंगे। अगर आप कंसीडर ही कर रहे हो तो समय बढ़ाने में क्या है? तो ये सारे कुतर्क हैं, अब सारे देश की जनता को समझ में आ रहे हैं। जो याचिका थी वो तो खारिज हो गई, चलिए, लेकिन असलियत समझ में आ गई कि सारा सिस्टम, सारा इकोसिस्टम किस तरीके से मैनिपुलेट होकर के एक पर्टिकुलर तंत्र को जिताने में जुटा पड़ा है। वो आज सुप्रीम कोर्ट में भी साबित हुआ, चुनाव आयोग की जिस तरह की टिप्पणी थी। भाई, जब आप कह रहे हो कि हम आखिरी दिन तक उसको चैलेंज को स्वीकार करेंगे, तो समय बढ़ाने में क्या दिक्कत है? बता दीजिए आप इसका जवाब। तो ये कहीं ना कहीं पूरे का पूरा मिली भगत के साथ ये सारा गेम हो रहा है। बाकी स्टेट्स में आपने देखा, बिहार के अंदर एसआईआर को जिस तरीके से चुनाव आयोग अपने मेरिट की बजाय बाकी सारे कुतर्कों के आधार पर डिफेंड कर रहा है, वो अपनी कहानी खुद ही कह रहा है। और राहुल गांधी के 6 मिनट के भाषण में आज भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, ज्ञानेश गुप्ता, इस सारे सिस्टम की चूल्हे हिला दी है, ये कहने में कोई शक नहीं। तो ये जो एसआईआर
की बात हो रही थी, एसआईआर जो हुआ बिहार में, इसको कहा जा रहा है कि ये टेस्ट केस है चुनाव आयोग के लिए, कि बिहार में हम ये करके देख लेते हैं कि क्या कैसे होता है, फिर उसके बाद हम पश्चिम बंगाल फलाना ढिमका, मतलब सब जगह वो करने की जो चीजें चल रही हैं। उसी तरीके से सर ऐसा नहीं लग रहा कि इंडिया गठबंधन ने भी बिहार को एज अ टेस्ट केस ले लिया है, कि तुमने एसआईआर को करके टेस्ट केस के तौर पे इसको लिया और हम एसआईआर का विरोध करके इसको टेस्ट केस के तौर पे ले रहे हैं। और बिहार का जिस तरीके से आज राहुल गांधी धन्यवाद कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा था कि बिहार में इंडिया गठबंधन का टेस्ट केस सफल हो गया, सफल रहा। अब अगर बिहार से इतना भयंकर रिएक्शन आ रहा है, तो क्या तत्काल जो है पश्चिम बंगाल या बाकी राज्यों में चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार गुप्ता ये कदम उठाएंगे? राम प्रकाश जी, बिहार का केस टेस्ट केस किस लिए है वो आपको देखना पड़ेगा। ये जो मोबिलाइजेशन है, जो ये भीड़ है, ये गाड़ियों में भर के लाई गई, ये स्वतः स्फूर्त मोबिलाइजेशन है। मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि ये चुनाव ये सारा जीत गए हैं। ये पहला जो दौर था उसमें कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस ने बिल्कुल स्पष्ट बढ़त ले ली है। जिस तरीके से पटना की सारी सड़कें जाम है, राहुल गांधी खुद जाम के अंदर फंस गए, कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं थी, कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी, सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया गया था। ये कभी आपने देखा नहीं होगा कि देश के दोनों विपक्ष के नेता राज्यसभा और लोकसभा जिस कार्यक्रम में हो और वहां पुलिस की सुरक्षा ना हो। और खड़गे साहब ने तो बाकायदा इसका जिक्र भी कर दिया। सवाल बड़ा स्पष्ट है राम प्रकाश जी, मैं रह रहे के आपको बार बार कहता हूं एक बात, कि देखिए जो बिहार के अंदर एसआईआर है, ये पहली बार कराया जा रहा है। वोट चोरी के जो मॉडल्स हैं वो हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग है, कहीं पर जोड़ करके, कहीं पर घटा करके। महाराष्ट्र में आपने जोड़ करके देखे, बिहार में आपने घटाने वाला मॉडल देखा। क्यों आया ये? क्योंकि महाराष्ट्र में जोड़ने वाला मॉडल एक्सपोज हो गया, चोरी पकड़ी गई, तो इसलिए यहां पर डेटा मैनिपुलेशन का दूसरा मॉडल लाया गया। अब वो जो फाइनल वोटर लिस्ट आएगी, अभी तो ड्राफ्ट पे चल रहा है काम, जब फाइनल आएगी उसमें क्या खेल होगा उसकी आप सहज कल्पना कर सकते हैं। हो वही रहा है जो चुनाव आयोग अपनी भिम्स और फैंसी पे ज्ञानेश गुप्ता चाह रहे, एग्जैक्टली वही हो रहा है। वो किसके इशारे पे चाह रहे हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, पूरा स्पष्ट है, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियर। तो जो मास मोबिलाइजेशन का जो पहला फेज था उसमें निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस को बढ़त मिली है, ये कहने में कोई शक नहीं। लेकिन इसके बेसिस पे वो चुनाव जीत जाएंगे, मुझे इस पे गंभीर शक है। कारण क्या है कि ये सारा जो कुछ हो रहा है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, खेल ऑलरेडी वोटर लिस्टों में किया जा चुका है। ये केवल एक भ्रम फैलाने की सारी कवायद है, ताकि लोगों को ये लगे कि देखिए हमने तो ये कवायद की थी, आप लोग पीछे रह गए, आप घूमते रहिए, आपका कोई वाली वारिस कोई पूछने वाला नहीं बचेगा। महाराष्ट्र में ऐसे ही जोड़ी थी, यहां उसी पैमाने पर घटाने का खेल है। और किस तरीके से योगेंद्र यादव ने, अजीत अंजुम ने घूम घूम कर एक एक बूथ पर 50-50% वोट काटने का कल सारा खेल दिखाया आपको, बाकायदा डेटा बेस्ड, कि 1300-1200 का बूथ है और 600-600 वोट काटे गए हैं। ज्ञानेश गुप्ता के पास कोई जवाब नहीं है, ना उनसे कोई सवाल पूछ रहा, ना कोई उनको जवाब देने की जरूरत। क्यों? क्योंकि वो सत्ता के इशारे पर ये काम करवा रहे हैं। पूरे बिहार की सरकार उस सत्ता के इशारे पर नाच रही है। और तेजस्वी यादव ने तो आज बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया कि जिस तरीके से नीतीश कुमार काम कर रहे हैं वो नैतिक भ्रष्टाचार के पितामह हो गए। भ्रष्टाचार ना केवल ये वाला करप्शन, मॉरल करप्शन, इलेक्ट्रल करप्शन एंड करप्शन ऑफ ऑल काइंड्स, उन्होंने बिल्कुल इसको खोल करके बताया। और जिस तरीके से भीड़ उमड़ी, और जो ये आपने देखा ना कि रैली का, जैसे आपने कहा कि रैली की परमिशन नहीं दी गई, उसके बाद क्या हुआ कि जो ये यात्रा थी गांधी मैदान से हाईकोर्ट के पास स्टैच्यू तक जानी थी, अंबेडकर जी के स्टैच्यू है वहां पर, उसको माल्यार्पण के साथ खत्म हो गई थी। तो ये जो डाक बंगला चौराहा था, वहां पर राहुल गांधी बोल रहे थे, सारे विपक्ष ने वहां पे एक मेक शिफ्ट स्टेज बना करके वहां पर ये कार्यक्रम किया। जो उनके भाषण की टोन थी, टेंडर थी, आपने देखा कोई भी विपक्षी नेता बड़े से बड़ा, राहुल गांधी समेत 6 मिनट मैक्सिमम राहुल गांधी बोले। इस तरीके से खड़गे 6 मिनट बोले। तेजस्वी यादव बिल्कुल लिमिटेड वर्ड्स में बोले क्योंकि रैली की परमिशन नहीं दी गई थी। लेकिन जो कुछ भी कहा उससे एक सेंस निकली, और वो सेंस ये है कि जो ये मोबिलाइजेशन हुआ है, लोग सड़कों पर आए हैं, जिस तरीके की रैली, जिस तरीके का जन सैलाब सड़कों पर आया, आप देखिए ना, राहुल गांधी खुद ही फंस गए उस दिन आप उसके अंदर, सैलाब के अंदर। तो आप समझ सकते हैं बेसिकली क्या है कि अब यहां से विपक्ष को यह दिख रहा है कि लोग मोबिलाइजेशन हो गए हैं और यहां से अब आगे चलने का समय। और भारतीय जनता पार्टी के होश इसीलिए उड़े हुए हैं कि जो एटम बम का तो जवाब दे नहीं पाए थे, अब यह हाइड्रोजन बम की चुनौती और आ जाएगी। फिर कहीं छुपते फिरेंगे, कहीं ट्रंप के पीछे, कहीं शी जिनपिंग के पीछे, किसी और चीज के पीछे डिस्ट्रैक्शन करेंगे, भ्रम फैलाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि स्पष्ट चोरी पकड़ी जा चुकी है। चुनाव आयोग कितना ही कुतर्कों के पीछे छिप ले, बिहार की जनता ने यह बात स्वीकार करके दिखा दी और पूरी दुनिया में साबित कर दी कि वोट चोरी के मामले में विपक्ष गठबंधन जो इंडिया अलायंस है, उसकी बात कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर चिपक गई है और सरकार उससे मुक्ति नहीं पा रही। चाहे वो 17 तारीख से लेके
30 तारीख तक की यात्रा देखी हो आज आपने, या आज आपने मार्च देखा हो गांधी मैदान से लेकर के अम्बेडकर स्टैच्यू तक। बिल्कुल बिल्कुल एकदम साफ है। आज जिस तरीके से तेजस्वी थे, हेमंत सोरेन थे, और अपने टीएमसी के भी सांसद आए हुए थे वहां पर, हर एक पार्टी इंडिया अलायंस ने एक तरीके से अपना दिखाया कि अब जो यूसुफ पठान थे वहां पर, तो दिखाया कि इंडिया अलायंस इस मामले पे एक है। आपने जो वेस्ट बंगाल का बात किया ना, आप ये मत मानिएगा, जब सवाल पूछा गया था स्पेसिफिकली गणेश गुप्ता से, क्या कहा गया था कि आप करते क्यों नहीं वेस्ट बंगाल में, तो उन्होंने क्या कहा था अपने दोनों कुलीग्स को देख करके कि हम बैठेंगे बात करेंगे। तो एक ही दफ्तर में बैठते कर लेते। तो सवाल ये है कि पहले वो बिहार के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देखेंगे और फिर वैसा ही होच पोच करेंगे, बहुत ही भ्रम फैलाएंगे और लोगों के अंदर ये अनिर्णय की स्थिति हो जाएगी। उसी का फायदा वो भाजपा को देते आए हैं और वही उनकी फिराक इस बार फिर। तो ये राहुल गांधी ने का जो 6 मिनट का भाषण था, उसमें जो चुनौती दी गई, वो चुनौती किसको दी गई? वो प्रधानमंत्री को दी गई, भारतीय जनता पार्टी को दी गई, नरेंद्र मोदी को दी गई, भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी को दी गई, या चुनाव आयोग को दी गई? चुनौती किसको दी गई, किसको माना जाएगा? राम प्रकाश जी, सीधी सीधी चुनौती गणेश गुप्ता और नरेंद्र मोदी को दी गई। ओपनिंग देखिए कि ना वोटर लिस्ट देते हैं, ना वीडियो फुटेज देते हैं। ये किसको देंगे? ये चुनाव आयोग को देनी है। और फिर मोदी के ऊपर जिस तरीके का सीधा कटाक्ष किया गया कि वो केवल आपसे वोट का अधिकार नहीं छीन रहे, इस वोट के अधिकार छीनने का मतलब है आरक्षण भी छीनेगा, रोजगार भी छीनेगा, राशन भी छीनेगा, शिक्षा भी छीनेगी और आपका भविष्य भी छीनेगा। तो पंचलाइन बिल्कुल क्लियर थी कि एक तरफ चुनाव आयोग जो रेफरी की भूमिका में था, वो भाजपा का गठबंधन सहयोगी है, भाजपा का ओपनिंग बैट्समैन है। दूसरी तरफ मोदी है जो सत्ता के अहंकार, सत्ता के नशे के अंदर चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को जेबी बना करके जो जनता के जनादेश पर डकैती डाल रहे हैं। तो मोदी और गणेश गुप्ता वो सीधे सीधे फायरिंग लाइन में थे राहुल गांधी की। और ये केवल आज की बात नहीं है, अगर आपने पूरी यात्रा भी देखी हो 17 से 30 तक, उसमें भी उनका जोर केवल सिंगल पॉइंटेड ये था कि इस काम के पीछे दो आदमी। पहले आप देख लीजिए राजीव कुमार थे, अब चेहरा बदला तो अब गणेश गुप्ता आ गए। इनको और ज्यादा जल्दी है राजीव कुमार से भी, तो ये उससे भी ज्यादा शर्मनिरपेक्षता पे उतर आए हैं, जो बिहार जैसी स्टेट के अंदर 1 महीने का एसआईआर और ये सारी चीजें इन्होंने प्लान की और अपने भिम्स और फैंसिस के ऊपर उसको जबरदस्ती जनता पे थोप रहे हैं आज भी। बिल्कुल। लेकिन गणेश कुमार गुप्ता इसको चुनौती मान नहीं रहे हैं ना, और भाजपा इसको चुनौती बनने नहीं दे रही है। गणेश कुमार गुप्ता मान नहीं रहे हैं, उनको एफिडेविट चाहिए, बिना एफिडेविट के वो कोई बात करेंगे नहीं। ये भी सारी चीज। एक और जिक्र है सर, ममता बनर्जी की बात हुई, टीएमसी के शामिल होने की बात हुई। ये जो यात्रा थी या ये जो पूरी लड़ाई है, इसमें 2 सांसदों को भेजा जाना ममता बनर्जी की तरफ से, क्योंकि अगला निशाना सीधे पश्चिम बंगाल है और इसमें तो खुद ममता बनर्जी को शामिल होना चाहिए। जिस तरीके से हेमंत सोरेन शामिल हुए, स्टालिन शामिल हुए, क्या ममता बनर्जी का 2 सांसदों को भेज देना पर्याप्त माना जाना चाहिए? राम प्रकाश, देखिए कौन अपनी पार्टी कैसे फैसले करते हैं ये विषय अधिकार उनका है, मैं और आप तो उस पर टिप्पणी कर नहीं सकते। लेकिन जो हाल केजरीवाल का हुआ, जिस तरीके से वो कांग्रेस का सहयोग भी मांगते थे और कांग्रेस का विरोध भी करते थे और दिल्ली के चुनाव में परिणाम सामने आ गए थे, कहीं ममता बनर्जी उस गति को प्राप्त तो नहीं हो जाएंगी। देखिए वहां पर समस्या क्या है कि कांग्रेस पार्टी वहां पर लेफ्ट के साथ अलायंस में रही पहले पिछले चुनाव के अंदर, तमाम कारणों से। जो उनके स्थानीय नेता थे, 2 लोकसभा में तत्कालीन विपक्ष के नेता थे, उनकी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग थी, वो सारी चीज थी। लेकिन मैंने आपको 2 दिन पहले भी जब हम चर्चा कर रहे थे, मैंने आपको एक ही बात कही थी कि ये किसी व्यक्ति के सवाल नहीं है, बस ये पूरे लोकतंत्र का सवाल है, अस्तित्व का सवाल है। ना केवल लोकतंत्र के अस्तित्व का सवाल है, बल्कि समूचे विपक्ष के अस्तित्व का सवाल है। कांग्रेस पार्टी तो बीइंग ए नेशनल पार्टी फिर भी बच जाएगी, क्योंकि उसके तमाम देश के अंदर अलग अलग एरियाज में फुटप्रिंट है हर एक स्टेट के अंदर। लेकिन जो ये रीजनल पार्टी है, अगर वो इस छोटे बड़े के चक्कर में फंस करके अपना ही नुकसान करेंगे। आपने देखा महाराष्ट्र में किस तरीके से एक झटके में केवल कांग्रेस, शरद पवार और इनको नहीं निपटाया, उद्धव ठाकरे को, पूरे के पूरे विपक्ष को एक तरीके से निपटाया। तीनों ये निपटे, साथ में अजीत पवार भी निपटे समझिए, और साथ में शिंदे का भी काम कर दिया। सीएम थे, डिप्टी सीएम के कोने में बैठे हुए हैं, जब चाहे फडणवीस जो चाहे उनके खिलाफ जो मर्जी फाइल पे ऑर्डर करते हैं और वो भागे फिरते हैं, कभी दिल्ली कभी कहीं। यही स्थिति जिस तरीके से आज क्या कहा तेजस्वी यादव ने, तो बिल्कुल साफ साफ कहा कि जो अपने नीतीश कुमार है वो अचेत अवस्था में जा चुके हैं। और खड़गे साहब ने तो उससे भी अगली बात कही कि जो ये संघ और भाजपा है, ये नीतीश कुमार को क्या करेंगे, इतिहास के कूड़ेदान में डाल देंगे। तो क्या ममता बनर्जी को ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर वो ये राहुल गांधी के साथ, देखिए आप एक स्टेट की मुख्यमंत्री हैं, आप निश्चित तौर पर राहुल से
सीनियर हो सकती है पॉलिटिक्स में, कहीं कोई समस्या नहीं, लेकिन आप खड़गे से सीनियर तो नहीं है ना। तो ये अगर छोटे छोटे अहंकार लेकर के घूमते रहेंगे तो नुकसान अपना ही करेंगी ममता बनर्जी। जैसे केजरीवाल दिल्ली में निपट चुके, पंजाब में निपटने की तैयारी। तो जहां जहां इनके अहंकार बीच में आएंगे, जहां ये अपने आप को इंडिया अलायंस से ऊपर मानेंगे, उसमें राहुल के पास तो वेस्ट बंगाल में खोने के लिए बहुत कुछ है ही नहीं। क्या है उनके पास खोने के लिए? स्टेक पे किसका है सब कुछ? स्टेक पे ममता का है। आज अगर वो इस रैली में नहीं आती, कल को बंगाल में कोई चीज होगी, उनकी मदद में कौन जाएगा? क्या वो ये बात नहीं समझ रही है? या उनके ऊपर भी किस तरीके का दबाव? वहां भी आपको पता है एजेंसीज का जो खेल है वो सबको पता है किस तरीके से मैनेज होता है। तो कुल मिलाकर के ये तो इन अलाइंस को देखना पड़ेगा, इंडिया अलाइंस को, कि उनके लिए अपना पॉलिटिकल कैरियर, अपना राजनीतिक अस्तित्व, अपनी राजनीतिक संभावनाएं और सत्ता इंपॉर्टेंट है या अपना अहंकार इंपॉर्टेंट है, ये उनको तय करना है। उनको करने दीजिए, हम कौन होते हैं उस पर टिप्पणी करने वाले। इतना स्पष्ट है कि इस रास्ते पे केजरीवाल चले थे, विषय आपने देख लिया। इस रास्ते पर अगर ममता सोचती है जाएंगी, भाई अगर आपको इतना ही दिक्कत है तो आपने यूसुफ पठान को भी क्यों भेजा? ना भेजते आप, क्या समस्या थी? कोई सवाल थोड़ी पूछने वाला है। तमाम डॉगी चैनलों पे खबर तो चलवाई दी ना। किसी अखबार में ये खबर नहीं है, जो आपने ऑनलाइन एडिशंस देखे होंगे अभी, कि कौन आया कौन। सवाल क्या है ना कि ममता बनर्जी नहीं आई। अरे तुम्हें क्या, ममता बनर्जी नहीं, जो आए उनका जिक्र कर लो ना। तो बेसिकली नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए मोदी का पूरा इकोसिस्टम प्रिपेयर्ड रहता है कि आज की हेडलाइन क्या रहेगी। इससे पहले इवेंट खत्म हो, उससे पहले वो स्टोरी चला दी जाती है। आप देख रहे हैं वहां पे जो चाइना के अंदर प्रधानमंत्री जी गए हैं, आपने देखा कि मोदी बात कर रहे थे पुतिन से और चुपचाप शहबाज शरीफ देख रहे थे। ये कोई खबर है क्या? सुबह से सब चैनलों पे एक साथ एक ही टोन के साथ चलाई जा रही है क्योंकि मोदी महान है। अरे वहां जाकर के तो 26 देश है, वहां पर, वहां भी आपकी सुई पाकिस्तान पर भी अटकी हुई है। तो मतलब ये जो नैरेटिव है, इस गोदी मीडिया ने जिस तरीके से प्याऊ प्याऊ करके, पोमेरियन मीडिया के तौर पर इस देश की जनता को कुपड़ रखने का, इल इन्फॉर्म्ड बनाने का जो प्रोजेक्ट लिया है, वो चाहे डोमेस्टिक फ्रंट हो, चाहे नेशनल फ्रंट हो, चाहे इंटरनेशनल फ्रंट हो, वो सरकार के टुकड़ों पर जिस तरीके से नाचते हैं वो सारा दिख रहा है। आज भी आपने देखा कि यूसुफ पठान आए, कोई और आया, उसका जिक्र नहीं है। ममता नहीं आई हेडलाइन में। ये ऐसी खबर आपने कभी देखी है क्या? तो ये एक खास प्लानिंग के तहत किया जाता है। एक और चीज, सुप्रीम कोर्ट का भी आपने जिक्र किया। आज चुनाव आयोग ने वहां पर ये कह दिया कि भाई नाम जुड़वाने से ज्यादा कटवाने या हटवाने के लिए आवेदन आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी उस पर आश्चर्यचकित है। और निश्चित तौर पे ये आखिर हटवाने के लिए आवेदन आ रहे हैं, इसका क्या मतलब माना जाए, जब ऑलरेडी आपने मरे हुए लोगों का नाम हटा दिया, जो उस राज्य में है नहीं उनका हटा दिया, जो अपने घर पे मिले नहीं, हालांकि कोई भी लोग किसी के घर गया नहीं गया वो अलग बात हो सकती है, लेकिन जो घर पे नहीं मिले आपने उनका हटा दिया। तो फिर ये कौन लोग हैं जो हटवाने के लिए नाम आ रहे हैं? क्या बिहार के लोग वोट नहीं देना चाहते हैं इसलिए अपना नाम कटवा रहे हैं वो? राम प्रकाश जी, अपने सभी कुकर्मों पर, अपनी सभी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए चुनाव आयोग ने पिछले, आपने 10 जुलाई से केस शुरू हुआ था और आज तक देख लीजिए, अगर उनका एक भी आर्गुमेंट कभी भी तथ्यों पर, मेरिट पे या लॉ पॉइंट्स पे हुआ, तो केवल इस तरह के कुतर्क और फर्जीवाड़ा करके, एक खास तरीके का नैरेटिव पेडल करके बेंच को गुमराह करना और अपनी बात को एक खास अंदाज में मनवाना। और उसके मैं तमाम कारणों में नहीं जाना चाहता। सुप्रीम कोर्ट में भी जिस तरीके की हियरिंग हो रही है, पूरा देश उसको देख रहा है, पूरा देश देख रहा है उसको। उसमें बहुत ज्यादा मेरिट पे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। यहां पर कोई भी इंस्टीट्यूशन लंबे समय तक पब्लिक स्क्रूटनी से बच नहीं सकता। आप कंटेम्प्ट की आड़ में बच नहीं पाओगे। आपने देखा वहां पर सुप्रीम कोर्ट में क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि साहब हम आखिरी दिन तक जो भी वो आएंगे उन सब नामों को ले लेंगे। तो फिर एक्सटेंशन करने में क्या दिक्कत है? 15 सितंबर तक गजब देखिए ना, 30 सितंबर तक मानेंगे लेकिन 15 सितंबर तक की एक्सटेंशन लागू नहीं करने देंगे। और सुप्रीम कोर्ट कहता है हाँ ठीक है। इसी तरीके से इथेनॉल वाला केस था, प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी अगर हम आगे ले लेंगे, एक्सटेंशन कर देंगे तो फिर आपको सुनना नहीं चाहिए ना, पहले दिन मना कर देते ना। इस ढकोसले की क्या जरूरत है जो आप लगातार करते आ रहे हो? ये देश समझ नहीं रहा क्या? ये जो जुडिशरी में जो महान लोग बैठे हुए हैं, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, उनको कभी कभी अपने अंदर झांक लेना चाहिए कि डेमोक्रेसी के अंदर पब्लिक स्क्रूटनी से कोई नहीं बचा, प्रधानमंत्री भी नहीं बचते। तो सबको सोचना पड़ेगा, जिस रास्ते पे जुडिशरी जा रही है ना, वो रास्ता किस दिशा में जाता है। मैं ये सब दर्शकों पे सवाल छोड़ रहा हूँ। आज इथेनॉल वाला केस भी था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, किस आधार पे 20% आपने जोड़ दिया, खटाक से रिजेक्ट कर दिया? किस साइंटिफिक स्टडीज के बेस पे तो लगाया है, बता दे जरा भारत सरकार। और कैसे आपने खारिज कर दिया विदाउट मेरिट्स, लिसनिंग गोइंग टू द मेरिट्स। अगर यही सब होना तो फिर सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या रह गया?
न्यायपालिका को सोचना पड़ेगा, दे आर नॉट अबाउट स्क्रूटनी। अवमानना का डर भी, जैसे मोदी का डर निकल गया, वैसे इस देश में अगर यही सब चलता रहा तो अदालत की अवमानना का भी डर निकल जाएगा। ये मान करके चलिएगा, डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर देश की जनता जब सड़कों पर उतरती है तो ये सारी चीजें बेमायने हो जाया करती। ये न्यायपालिका को खुद सोचना चाहिए कि उनके सामने क्या आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं और क्या वो ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं और क्या वो फैसले दे रहे हैं। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। आजकल कोई चीज छुपी नहीं होती, सब कुछ सब सामने है। ये सामने वाला वकील क्या कह रहा है, अपोजिशन क्या कह रही है, रियलिटी क्या है, मेरिट क्या है और फैसला क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है और फैसला क्या है, ये सारा देश लगातार देख रहा है। राम प्रकाश जी, अब सर सवाल एक ये है, अब जरा हम एसआईआर की जब हम बात कर ही रहे हैं या एसआईआर के विरोध में वोटर अधिकार यात्रा की बात कर रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा तो आज होली, अब आगे क्या? सवाल ये उठता है कि अगर इस वोटर अधिकार यात्रा में जनता इतनी बड़ी संख्या में जुटी, विरोध हुआ, नारे लगे, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, बार बार सब लोगों ने नारे लगा लिए, लेकिन इसका हासिल क्या है? चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर इस वोटर अधिकार यात्रा में जुटे इन सारे लोगों का प्रभाव क्या रहा? क्या फर्क पड़ा? क्या बदला? कुछ बदला? राम प्रकाश जी, एक पल के लिए पूरे देश के अंदर एक मैसेज चला गया कि जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर जो बिहार में कर रही है, बिहार का आम आदमी उससे त्रस्त है। एक मैसेज ये ब्रॉडली चला गया पूरे देश के अंदर। जो बात आपने चलाई थी कि महादेवपुरा में क्या हुआ, वो चीज का टेस्ट ग्राउंड बन गया पूरा बिहार, कि जो राहुल गांधी वहां कह के आए थे वो एक एक चीज यहाँ पे स्टेब्लिश हो रही है और जनता सड़कों पर आई है। टू दैट एक्सटेंट ये सफल है। लेकिन जो हम बात लगातार करते आए हैं, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, इसका असली टेस्ट केस होगा बिहार विधानसभा का चुनाव परिणाम। क्या जो ये मोमेंटम बना है, क्या जो ये बिल्डअप बना है, क्या आप इसको चुनाव तक आगे ले जा पाएंगे? जो तेजस्वी यादव अपने भाषण में रह रह करके एक ही बात कह रहे हैं कि ये केवल वोट चोरी नहीं है, ये उससे आगे की चीज है, ये आपके सारे अधिकारों की चोरी है, ये सारे लाभों की वो है, ये आपकी पेंशन, आपके राशन, ये हर चीज से जुड़ी हुई चीज है। तो ये जो बेसिकली चीज है, अगर ये इस मोमेंटम को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाकर विधानसभा के चुनाव में भाजपा अगर मुंह की खाती है, मुझे आज भी शक है, क्योंकि मुझे ये पता है अंदर खाने कि ये जो खेल था ये कर चुके हैं, अब ये केवल भ्रम फैला रहे हैं, स्मोक स्क्रीन कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अगर विपक्ष इस मोमेंटम को वहां पर बिहार में कंटिन्यू करता है, कायम रखता है, और जो आज राहुल गांधी ने जिक्र किया कि हाइड्रोजन बम और आने वाला है, वो अब बहुत उम्मीद ये है कि अक्टूबर में जो हरियाणा का रिजल्ट आया था उससे पहले पहले हरियाणा का भी बम आने वाला है, जैसे वहां का बम आया था, और उसके बाद जो वाराणसी का, ये सारी चीजें, तो ये एक बार आएंगी या सारी चीजें आएंगी, उससे जो पूरे देश का माहौल बनेगा ना राम प्रकाश जी, उससे तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी की दशा और दशा क्या होगी। ये बात आपको माननी पड़ेगी कि आज तक महादेवपुरा का जवाब ना भाजपा दे पाई, ना उसका सहयोगी चुनाव आयोग दे पाया। ये सच है, नहीं दे पाया मेरिट्स पे जवाब। जो सवाल थे उनमें से किसी का जवाब नहीं मिला, और उनके सवाल को रादर अगर आप उल्टा कहें तो जो अनुराग ठाकुर थे, राहुल गांधी की बात को सेकंड किया उन्होंने। ये राहुल गांधी तो एक विधानसभा का जिक्र कर रहे थे, वो तो 6 लोकसभा और 35 विधानसभा का जिक्र करके उन्होंने उसी सारी बात की पुष्टि की। लेकिन चुनाव आयोग की शर्मनिरपेक्षता देखिए, राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहे हैं, अनुराग ठाकुर से आज तक एफिडेविट नहीं मांगा, जबकि उनके दावे 35 गुना ज्यादा गंभीर, क्योंकि 35 कंस्टिट्यूंसी, राहुल का आरोप एक कंस्टिट्यूंसी का था। तो ये आप समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग का पूरा फंडा क्या है, कि राहुल गांधी तो तुरंत एफिडेविट थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हुई। अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कितने दिन हो गए, चुनाव आयोग ने आज तक वो नहीं खोला। या तो कागज खत्म हो गया होगा, या एफिडेविट की लैंग्वेज मिसप्लेस होगी उनकी, इसलिए नहीं बोल पा रहे। तो ये सारी चीज देश की जनता देख रही है, और इसका आने वाले दिनों में जब ये देश में जब बिल्डअप होता है ना राम प्रकाश जी, वो ऐसे ही होता है कि जब अन्याय की एक सीमा से पार बात चली जाती है। और राहुल गांधी ने क्यों कहा आखिरी सेंटेंस कि मोदी चेहरा नहीं दिखा पाएगा, ये बात देखने की बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। भाजपा वोट चोरी के नाम से कैसे भागती है दूर? क्यों भागती है? क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। और रही सही कसर सेल्फ गोल अनुराग ठाकुर ने कर लिया कि जो कुछ था उसको स्वीकार करके बता दिया कि यहां भी ये हुआ है, तो अगर यहां भी हुआ था तुम क्या कर, तुम्हारा चुनाव आयोग क्या कर रहा था? तो ये सारे सवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी और ज्ञानेश गुप्ता ने अपनी स्थिति को संवैधानिक से हटा करके हास्यास्पद बना दिया है, और ये अब इस देश में कोई वो नहीं बची कि वो दोनों पार्टनर इन क्राइम है। ये कहने में किसी को कोई गुरेज नहीं।
कुल मिला के अभी एक एसआईआर के अगेंस्ट में ये यात्रा जो है फिलहाल इंडिया गठबंधन को बढ़त दिला रही है, इंडिया गठबंधन के लिए एक पहली जीत के तौर पर देखी जा रही है। लेकिन अब इंडिया गठबंधन की जिम्मेदारी शायद इस समर्थन के बाद और बढ़ गई है कि आप इन सारी चीजों के साथ जनता के मुद्दों की लड़ाई को सड़क पर बनाए रखिए। कम से कम चुनाव तक ये मोमेंटम अगर बना रहा तो शायद इसका लाभ हो पाएगा, और लाभ होगा तभी आप जवाब दे पाइएगा सरकार को, ज्ञानेश कुमार गुप्ता को और चुनाव आयोग को। अन्यथा की स्थिति में ये सारी एक्सरसाइज, सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।